नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने वो शख्स हैं जिनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, जिनका नाम जानते ही आप खिलखिलाकर हंसने लगेंगे, साथ ही साथ जिनके टैलेंट का लोहा पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। ऐसे ही कपिल शर्मा आज हमारे साथ हैं। कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको एक शपथ दिलवाना चाहता हूँ। आज हमारे साथ हैं कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको एक शपथ दिलवाना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा कपिल, मुझे बताइए कि आपने इतने सारे शोज किए, इतने सालों से कर रहे हैं। आपने सलमान खान के साथ किया, सलमान भाई के साथ किया, आप अरबाज के साथ कॉमेडी सर्कस में आते थे, आपने अक्षय कुमार के साथ कई शोज किए, आपने ऐश्वर्या राय के साथ किए। आपको कभी लगता था कि आप अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए दीपक चौरसिया के सामने बैठेंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था सर, और मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने बैठे हैं। तो एक्चुअली आपने कंपैरिजन कैसे कर दिया कि ऐश्वर्या राय के साथ शो किया, क्या दीपक था? पर हाँ, मैं बीच में समझ गया था आप क्या पूछने वाले हैं। पर हाँ, अच्छा लगता है सर, डिफरेंट चैनल पे आपकी एक अपनी व्यूअरशिप है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। आपके साथ साथ कुछ अच्छी बातें हमारे मुंह से भी निकल जाएगी, लेकिन मैं हमेशा बेहुदा बातें करता रहता हूँ, मस्ती मजाक वाली। आज आपके साथ मुझे लगता है कुछ सीरियस बातें होंगी शायद। सीरियस बातें तो मैंने करने से मतलब तौबा कर रखी है। अच्छा, फिर ठीक है। जैसे दिल्ली में धुआं छाया था, वैसे सीरियस बातें आज ऊपर चली गई। मैंने तो देखा नहीं सर दिल्ली में धुआं कहीं। नहीं, आपको दिखा नहीं होगा ना, पता नहीं। मैं मतलब अभी तो आया क्लीन ही था एक्चुअली। नहीं, अभी क्लीन था, लेकिन हफ्ते भर पहले बुरी हालत थी। लेकिन कभी सबसे पहले शुरुआत करें, आपने फिल्म बनाई फिरंगी जी। अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है, तो फिरंगी की जगह आप कोई हिंदुस्तानी फिल्म नहीं बना सकते थे? सर हिंदुस्तानी फिल्म ही है ये। बेसिकली फिरंगी वर्ड हम फिरंगियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ये जो कहानी है तो सटायर भी है शब्द में। जी सर, इसमें स्टायर भी है। और क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये बंदा तो अच्छा बड़ा एक्सेंट मार रहा है और ये कैसे कपड़े पहन रहा है, तो ये फिरंगी हो गया। तो ये कहानी बिल्कुल देसी है, हिंदुस्तानी फिल्म है, हिंदुस्तानियों के लिए है। और लेकिन इसमें इसके हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सब लोग इसको बोलने लगते हैं कि ये फिरंगी हो गया। क्योंकि ट्रेलर में कहीं अपने एक लाइन देखी होगी जिसमें ये कहता है कि अंग्रेज बुरे लोग नहीं होते, अंग्रेज बुरे लोग नहीं है। तो उस वजह से लोगों को लगता है कि ये फिरंगी हो गया है और अंग्रेजों का चापलूस हो गया। तो इसलिए इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि इसको लोग फिरंगी बोलने लगते हैं। बाकी फिल्म पूरी देसी है जी। फिल्म तो देसी है, आप भी देसी है, मुझे दिख रहा है। और आपने शफा की भी बात की है, जब आपकी पीठ पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए तो आप घूमकर एक लात मारते कांग्रेस को, और वो बाकायदा पोस्टर में बड़े प्रोमिनेंटली है। अगर आपको लात मार के ही लोगों के दर्द को दूर करना था, तो फिर आप तो स्पाइनल इंजरी का बड़े हॉस्पिटल खोलते फिरंगी नाम से, खाली फिल्म पे ही क्यों अटक गए? नहीं सर, ये एक्चुअली नॉर्थ में बहुत ये मान्यता है बिल्कुल। एक्चुअली मेरे जो सगे बड़े भाई हैं उनको ये है, वो उल्टे पैदा हुए थे, तो हमारे घर में बहुत सारे लोग आते थे। पता नहीं सही होता था कि नहीं होता था, पर आते जरूर थे। तो और हमारी पीरियड फिल्म है और आज 100 साल पहले की कहानी है, तो उस समय जाता भी था ये उसके साथ, क्योंकि दवाइयां उस समय कम ही लेते थे। आज भी हमारे बुजुर्ग जो होते हैं दवाइयां से परहेज ही करते हैं। कभी कुछ देसी टोटका कर लिया, कोई हल्दी से बनी हुई चीज बना ली, या कुछ ऐसा कर लिया। तो उस समय के हिसाब से ये एलिमेंट जो है बड़ा अच्छा जा रहा था, तो हमने फिल्म में रखा है, और बस यही है। मुझे ये बताइए कि जब आप फिरंगी बना रहे थे तो आपको क्या लगा? वो भारती ने सही कहा था कि अरे भाई अपने पैसे से फिल्म बनानी थी तो सिपाही काय को बने, कमिश्नर बन जाते। हाँ नहीं, कहानी की डिमांड भी होती है सर बनने को। तो अगर मुझे लगा था प्रधानमंत्री बन जाता फिल्म में। मैं पूछूंगा आपसे, ये सवाल भी पूछूंगा कि अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कपिल क्या करेंगे? वो मैं पूछूंगा बाद में, लेकिन बाद में पूछूंगा। पर हाँ, इसमें स्टोरी में रह के ही काम किया जा सकता है, दायरे में रह के, उससे बाहर नहीं जा सकते हमने। जो डायरेक्टर ने स्टोरी बनाई है, इसकी राइटर ने, वो खुद ही मतलब जो हमारे डायरेक्टर हैं। सो फिल्म की डिमांड थी ऐसी कि मैं अंग्रेजों का नौकर हूं। जैसे हमारे हिंदुस्तानी, बहुत सारे हिंदुस्तानी जो वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के साथ उनकी फौज में रह के मतलब उनके लिए लड़े, जो हिंदुस्तानी थे उस समय, जो उनके लिए काम करते थे। तो ये भी ऐसे ही कैरेक्टर की कहानी है जिसको नौकरी की तलाश है। जैसे हमारे बेरोजगारी हमेशा से एक समस्या रही है, चाहे जनसंख्या उस समय कम थी, नौकरियां भी कम थी ऑब्वियसली, और ये आदमी को टीवी पे शो भी नहीं आता था रात में ताकि लोग बंदे रहे। हाँ, वो वैसा भी नहीं होता था। तो इसको किसी से प्यार होता है और उसको लोग बोलते हैं कि तेरी ऐसी शादी नहीं हो सकती, पहले काम धंधा कर। तो जैसे बेचारे की नौकरी लगती है, उसके बाद उसको बाद में पता चलता है कि जो लड़की के दादाजी हैं वो गांधी जी के फॉलोअर हैं। बोलते हैं कि हम तो फिरंगियों को बाहर निकालने की सोच रहे हैं, तू उनका नौकर है, तेरे साथ तो नहीं हम लोग शादी कर सकते उसकी। तो बेचारा फंसता ही रहता है, अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की समझता है, अच्छा करने जाता है कि मैं
लड़की के दादा को इम्प्रेस कर दो, ये कर दो, लेकिन फंसता ही जाता है और एक टाइम पे आके इसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लग जाता है कि इसको मारने का दौड़ते हैं सब। तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, कॉमेडी है इसमें 100 साल पुराना रोमांस आपको देखने को मिलेगा, फिर इसमें सस्पेंस है, ड्रामा है, काफी कुछ है इसमें। मतलब पैसा वसूल फिल्म है। मतलब 100 साल पुराना रोमांस, मतलब गुलाब से गुलाब टकराएंगे? ना गुलाब भी नहीं होते थे सर, वो दूर आंखों में ना इतनी पत्तियां नहीं, इतनी वो तो इतनी पास आएंगे तभी गुलाब टकराएंगे ना, तो दूर से हम लोग सुनते ही रहे अपने बुजुर्गों से कि पहले नहीं रिवाज होता था लड़का लड़की देखने का। पहले तो लड़के के माँ बाप ही जाते थे लड़की देखने, लड़के के माँ बाप आते थे उसको देखने। मैं बहुत बार अपने शो में बोलता हूँ कि लड़का लड़की सीधा स्वागत वाले दिन ही एक दूसरे को देखते थे। घूंघट उठाया, अच्छी निकली ठीक, नहीं तो पैसे गए, और लड़की भी उसी समय देखती थी, अच्छा ये पल्ला पहला मेरे या अच्छा निकल आया तो ठीक है। तो उस समय का रोमांस है ये, रॉ कच्चा रोमांस। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मतलब जिंदगी की आयरनी देखिए, कपिल अपने शो में या अपने कैरेक्टर्स जो आपके थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स, आपने इतने सारे शोज किए, उसमें हर लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। यहाँ आपने रोमांस करने की लड़की अपने जेब से पैसे लगा के आके प्रोडक्शन कंपनी से दी और ली, मतलब आपने एक एक्टर को रोल दिया और उसके बाद उसके दादा ही आपको पीट रहे हैं, मतलब आपको अस्वीकार रहे हैं। ये आयरनी नहीं है? वहां फ्री में आते हैं लोग आपसे फ्लर्ट करने के लिए। ये बदकिस्मती हो सकती है और आप उसको क्या कह सकते हैं कि और बदकिस्मती और जोड़ दो, किस को किस करूं में क्या हुआ था वहां पे भी 3 में किसी को किस करूं में, इसलिए बोल गया कि मैं जानना चाहता था किस को प्यार करूं मैं। आपने किस तो किसी को नहीं किया था? हाँ, किसी को नहीं सर, वो होता भी नहीं शायद मेरे से, पर्दे पे तो नहीं हो सकता, बैक स्टेज करवा लो। इमरान हाशमी की तो बड़ी किस्तें थे सर। हर इंसान जो होता है अंदर से कहीं ना कहीं खूबसूरती का दीवाना होता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। पर हाँ, वो फिल्म की कहानी एक अलग थी, वो सीधी उसमें कोई लॉजिक लेके नहीं चले थे हम लोग कि एक आदमी की 3 बीवियां ऑलरेडी हैं और चौथी उसकी गर्लफ्रेंड है, तो लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। और इस फिल्म में जो है इसमें अलग रंग है। तो हाँ, मेरे भी मन में आई थी ये बात, यार खुद ही खर्चा कर रहे हैं, कोई गाने वाने भी हो रहे हैं, कोई डांस तक नहीं साथ में किया। अगली फिल्म में ट्राई करूंगा सर, अगली फिल्म ट्राई करें। अगली फिल्म में कुछ ऐसा लिखेंगे कि सिर्फ मैं ही हूं और हीरो नहीं हूं बस, उसके सिवा कोई दूसरा ना हो। ना मैं तो कहता हूँ कैमरामैन भी ना राजीव धिंगरा भी नहीं होंगे ना, किसी को नहीं होना चाहिए सर, ये चीजें एकांत में करने वाली। मुझे आप ये बताइए कि इस फिल्म में जो है आपने सब कुछ बताया, फिरंगी का बैकग्राउंड बनाया, पर आपने इतना खर्चा क्यों किया? पीरियड फिल्म क्यों बनाई? सर इसमें अभी क्योंकि जितनी भी फिल्में, जैसे मैंने जब पहली फिल्म करी ना, उसके बाद मुझे बहुत सारी ऐसी फिल्में आने लगी कि ऐसी ही कॉमेडी करते हैं कि चलो उसमें 3 बीवियां थी, इसमें 2.5 रख लो, इसमें 2.25 है तो इसमें ये कर लो। तो मुझे लगा कि यार शायद मैं अपना टीवी पे जो भी हंसी मजाक करता हूँ तो वैसे ही सब्जेक्ट सफर हो रहे हैं, क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। तो ये मेरे दोस्त हैं राजीव, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, तो इसका वन लाइनर बड़ा अच्छा था कि हम लोग पीरियड में जाके फिल्म बनाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी दुखांत चीज का वो नहीं करेंगे इसमें कि, हालांकि क्योंकि उस समय जो पार्टीशन हुआ था 47 में और जलियांवाला बाग का जो प्रकरण हुआ था, वो सब चीजें बड़ी दुख देने वाली हैं। पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही थी, उस समय भी लोग काम धंधा कर रहे थे अपना। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी कि जब आपके घर में प्रॉब्लम है, जब आपको लगता है कि आपके पास काम धंधा नहीं है, 3 बहनों की शादी होने वाली है, घर में रोज इसी वजह से झगड़े होते हैं कि काम धंधा क्यों नहीं करता, इतना तो बड़ा हो गया, तो उस समय इंसान को सबसे पहला जो थॉट आएगा मेरे ख्याल से यही आएगा कि मैं पहले अपनी रोजी रोटी की चिंता करूं। तो ये थॉट ही मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा कि पीरियड में रह के वो सब चीजें भी साइमल्टेनियसली चल रही हैं इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही है, तो उन चीजों का भी हमने इसमें दिखाया है। पर हम लोगों ने लाइटर साइड दिखाई है कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा कुछ दुखी चीज हो रही है आपके साथ, कुछ गलत हो रहा है, तो साथ ही साथ अच्छा भी हो रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है, तो अच्छी साइड दिखाते हैं लोगों को। लेकिन कभी मैं आपकी दाद देता हूं, मतलब किस किस को फिल्म में किस किस को प्यार करूं मैं, आपकी 3 बीवियां, 1 गर्लफ्रेंड, गजब है, यहाँ तो एक नहीं संभाली जाती। एक्चुअली सब नहीं संभाली जाती, इसीलिए तो फिल्म में था। रियल लाइफ में कहाँ होता है सर 3-3 बीवियां संभाल पाए कोई। हालांकि हुए हैं ऐसे, हमारे काफी ऐसे इतिहास में ऐसी चीजें हुई है। राजा महाराजा होते थे जो पहले ऐसे रखते थे। हमारे इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा, हमारे जो राजा का किरदार निभा रहे हैं कुमुद मिश्रा, उनकी काफी इसमें बीवियां हैं, पर मुझे लगता है वो हैंडल कर लेते थे शायद। बड़े बड़े महल होते थे, कैसे हैंडल कर पाते हूँ मैं यही सोचता रहता हूँ, क्या हैंडल कैसे करते थे। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, फिर मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े महल थे उनके,
मेरे ख्याल से एक बीवी को दूसरी के बारे में पता ही नहीं चलता होगा, शादी करके कब महल में घुस गए, उसको वहां ठहरा दिया, उसको वहां ठहरा दिया। करते होंगे मैनेज सर। बॉम्बे में इतने बड़े घर नहीं होता ना। मुंबई में नहीं होता, बस मुंबई में नहीं होता। मुंबई में तो एक ही बीवी आपसे टकराती रहती, घूम फिर के, छोटे छोटे फ्लैट हैं। नहीं, छोटे छोटे को वहां पे भी आपने 3 ले ली थी किस किस को में, और वो भी वही बगल बाजू फ्लैट में। वो राइटर की क्रिएटिविटी थी कि एक ही बिल्डिंग में तीनों बीवियों को रखो, क्योंकि ऐसा होता है एक्चुअली मुंबई में। एक फ्लोर पे आप एक दूसरे को मुश्किल से जानते हो, ऊपर वाले फ्लोर में कौन रह रहा है, नीचे वाले फ्लोर में कौन रह रहा है, पता नहीं चलता लोगों को। लोग बिजी इतने हैं, इतनी भागदौड़ भरी लाइफ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बीच में बड़ा आया था कपिल ने बड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है, फिर कपिल डाइट पे चले गए, कपिल ये चले गए, फिर मुझे मालूम पड़ा आप सैलेड डाइट लेने लगे। फिल्म के दौरान सर ऐसा हुआ था, उस समय बहुत भागदौड़ भी थी, मैं वेजिटेबल जूस बहुत पीता उस समय, सैलेड ये वो, तो मैंने वेट बहुत कम कर लिया था उसमें। आदत नहीं है ना शुरू से इतना वेट कम करने की। जब आप फिल्म में अगर आपको समय लगे आप देखने जाइएगा तो उसमें काफी मैं छरहरा बदन लेके आ रहा हूँ। तो हाँ, फिल्म के दौरान किया था छरहरा। तो फिल्म के दौरान काफी कम कर लिया था, पर जैसे ही पैकअप हुआ उसके बाद फिर मैंने खाना पीना शुरू कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, दोबारा जब नई फिल्म करेंगे तो कर लेंगे। छोले भटूरे और लस्सी। हाँ यार, अभी भी मैं यहाँ पे दिल्ली में भी जाने वाला था, मुझे टाइम लगा नहीं। एक जगह है यहाँ पे, चलो वो बाद में बात करते हैं। पहलवान जैसी ताकत, साइंटिस्ट जैसा तेज दिमाग, स्वस्थ हृदय, आंखों की। मुझे ये बताओ कपिल, आप बहुत सारी चीजों के लिए, मतलब एक प्रणेता जिसको कहा जाए, आप कई सारी चीजों के बिगनर रहे हैं। आपने स्टैंड अप कॉमेडी शो को इस नई ऊंचाई तक पहुंचाया, आपने कई सारे नए नए लैंडमार्क तय किए, लेकिन उसके साथ उतार भी रहे तो चढ़ाव भी रहे। हर किसी की जिंदगी में रहते हैं, हमारी भी जिंदगी में रहते हैं। तो लोग ये कहते थे कि कपिल के दिमाग में उसका स्टारडम घुस गया है, क्या यह हकीकत थी? पता नहीं सर, मुझे ये भी लगता है, मेरे पहले भी किसी ने पूछा था कि अगर मान लो एक्चुअली स्टारडम सर पे चढ़ भी गई हो तो मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो कहूंगा नहीं सर नहीं, तो कोई भी नहीं मानेगा। पर हाँ, लिखने वाले लिख देते हैं सर, एग्जैजरेट करके लिख देते हैं। जो मुझे लगता है आज की डेट में ना कोई पॉजिटिव चीज हो तो वो शायद उसका वो इतनी फैलती नहीं है। स्पेशली मैं बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने एपिसोड किए जो मुझे फील गुड बड़ा हुआ कि यार हम लोगों ने कुछ ऐसे एपिसोड्स किए, उसके बारे में कभी नहीं आया। पर हाँ, जब मेरी हेल्थ इश्यूज हो गए, मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, फिर उसके बाद लिखना जाने लगा कि सफलता चढ़ गई है। तो सफलता तो लोग बहुत सालों से प्यार दे रहे हैं, सडनली ऐसा क्यों होगा कि सफलता सर पे चढ़ जाएगी? और स्पेशली मेरे जैसे आदमी के लिए जिसने बहुत स्ट्रगल किया है। सो ये लिखने वाले लिखते हैं सर, झूठ है ये। मुझे ये बताइए कि आपने सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस किस साल की उम्र में किया था एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन? और अगर आपको याद हो तो मैं वो जोक सुनना चाहूंगा जो आपने सबसे पहली बार शेयर किया था। स्टेज परफॉर्मेंस एक्चुअली सर मैंने सबसे पहला जो किया था वो एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन, एज ए सिंगर किया था स्कूल में। अच्छा। हमारे स्कूल में गुरु नानक देव जयंती मनाई जाती थी और जन्माष्टमी, 2 फंक्शन होते थे, उसमें मैं दोनों फंक्शन में धार्मिक भजन गाता था। एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन मैंने यूथ फेस्टिवल में कॉलेज में, अच्छा, इंटर कॉलेज कंपटीशन जो होते हैं तो उसमें किया था। तो हमारे जो डायरेक्टर वो यूथ फेस्टिवल डिपार्टमेंट के थे, उनको मैं पर्सनली बड़ा पसंद आया कि यार ये बहुत अच्छा करता है। मैं फर्स्ट भी आया था उसमें, जोनल यूथ फेस्टिवल में, फिर फाइनल में जाते हैं आप। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बड़ा, हमारे सेखो साहब होते थे, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी के जितने भी रीजनल कैंपस नए खुले यूनिवर्सिटी के, तो मुझे हर जगह उनकी इनॉग्रेशन पर ले जाते थे। तो मैं बड़ा खुशी खुशी जाता था वहां पर परफॉर्म करना, और लोग जब हंसते थे तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी चीज है जिसका इंस्टेंट रिएक्शन आता है। तो मुझे बड़ा मजा आता था करके। तो करते करते कब ये प्रोफेशन बन गया पता नहीं चला। तब एक नई लकीर, एक नई लाइन बनाना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन नाम की कोई विधा, जैसे कवि हो गए, जैसे आप बोले तो एक आदमी जो प्ले करता है, एकल नाट्य जिसको बोलते हैं, जिसमें वो खुद ही कई कैरेक्टर निभाता है और उसको कर देता है, लेकिन इस तरह की प्रथा उस वक्त हिंदुस्तान में शुरुआत नहीं हुई थी। जी सर, मैं इसका श्रेय देता हूं एक्चुअली द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जब शुरू हुआ। हालांकि उसके पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे जॉनी भाई हैं, फिल्मों में तो काम करते थे, वो अपने स्टेज शो भी करते थे, लेकिन कॉमेडी को एक्चुअली उतना वो सम्मान या कह लो आपकी वो नहीं मिलता था, ना इतने पैसे मिलते थे कॉमेडी आर्टिस्ट को। और पहले यही होता था कि कोई म्यूजिकल शोज होते थे तो उसमें किसी आर्टिस्ट को ले गए, कोई मिमिक्री कर रहा है तो बीच में 5 मिनट फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये जो जब लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ एक्चुअली, तो इन्होंने पूरे देश के कोने कोने में से अलग अलग टैलेंट ढूंढ के जो लाए, जो सुनील पॉल आए, राजू श्रीवास्तव आए, एहसान कुरैशी आए, गुरप्रीत कुग्गी, बहुत सारे भगवंत मान थे। तो ये लोग सालों से स्टैंड अप कॉमेडी और कॉमेडी स्किट्स वगैरह सब करते थे, पर उस प्लेटफॉर्म में एक
उस समय इनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया कि जब आप सूट बूट पहन के टाई लगा के एक माइक रख के आप कॉमेडी करोगे, और वो शो बहुत बड़ा हिट हुआ और फिर मुझे भी वहीं पे जाने का मौका मिला। तो उसके बाद तो खैर रास्ते खुलते गए, एक बार थोड़ी सी आपको पहचान मिल जाती है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो मुझे लगता है कि ये श्रेय उन्हीं को जाता है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो हुआ। मुझे ये बताइए कि आपने इस फिल्म को एक हफ्ता टाल दिया, पहले रिलीज होने वाली थी 24 तारीख को, अब आप एक को कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्या ऐसा तो नहीं लगा कि आप सनी लियोनी से डर गए? क्योंकि अरबाज खान ने आपको तो धोखा दे दिया, शेर खान आपके साथ नहीं बनाई, लेकिन सनी लियोनी के साथ फिल्म जरूर बना ली। जी सर, नहीं, उनको कोई सनी लियोनी से डरने वाली बात नहीं है, वो मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, उल्टा उनको सारी दुनिया प्यार करती है। उनके साथ ही आ रही है, वो भी 1 तारीख को ही आ रहे हैं। अच्छा। जी जी, पर ये हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका डिसीजन था, थडानी साहब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और प्लस हमारी फिल्म जो थी सेंसर में अभी तक उन्होंने देखी नहीं थी, क्योंकि काफी सारी चीजें हो रही थी, उथल पुथल चल रही थी, और कुछ फिल्में प्रीपोन हो रही हैं, कुछ पोस्टपोन हो रही हैं, तो उस समय तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो हम लोग भी बड़ी चिंता में थे। पर फाइनली जो भगवान करता है सही करता है, तो 1 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है और यूएस सर्टिफिकेट के साथ हो रही है और विदाउट एनी कट, क्योंकि हम लोगों ने यही सोच के बनाई थी कि पूरी फैमिली को टारगेट करके फैमिली जाए। सो सेंसर ने भी देखा, उसमें भी कोई ऐसा उन्होंने एक भी सीन उसमें कट नहीं किया है, तो ये बड़ी खुशी वाली बात है। अब कपिल, आपको अब तो इस हफ्ते जब आपकी फिल्म रिलीज होगी, अरबाज भाई की भी फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है तेरा इंतजार, तो आपको इस बात का इंतजार नहीं है कि अरबाज भाई एक दिन शेर खान बनाएंगे? अरबाज भाई नहीं, अरबाज भाई को शेर खान बनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक्चुअली सोहेल भाई ने बोला था, अरबाज भाई ने नहीं बोला था, पर हाँ, अरबाज भाई मेरी पहली फिल्म में थे, हम लोग साथ में काम किया था, बड़े स्वीट आदमी है और उनको भी बेस्ट विशेज है, उनकी भी फिल्म साथ में रिलीज हो रही है, पर हाँ, मेरा उनके साथ काफी प्यार है। तो कपिल से हमारी खास बातचीत जारी है, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। अच्छा, एक सवाल और कि अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जी, नायक फिल्म की तरह, जैसे नायक में अनिल कपूर जी सीएम बन गए थे, जी, तो आप क्या करें? सर, मुझे लगता है कि मैं आम नागरिक हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ इतनी कंट्रोवर्सी जुड़ती रहती है। मुझे आप ये बताइए कि आप एक आइकॉनिक फिगर पे पहुंचे, जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि सुपरस्टार अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किसी एक टीवी शो का सहारा ले। तो न्यूज में तो समझ आता है, क्योंकि न्यूज में आप इंटरव्यू दे देते हैं, उसका एक न्यूज पर्सपेक्टिव होता है, खबर के न्यूज के कई तरह के एंगल्स बनते हैं, लेकिन एक कॉमेडी शो के अंदर फिल्म को प्रमोट करना, ये आइडिया कैसे क्लिक किया था आपके दिमाग में? सर, एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये शो शुरू किया था, जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया था, तो तब हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि फिल्म में प्रमोशन के लिए हम लोग ये शो शुरू कर रहे हैं। जब मैं ये शो में पहली बार एक इंटरव्यू करना चाहता था, कि मैं सोचा था, मैंने चैनल को बोला कि हम लोग इंटरव्यू ऐसा नहीं रखेंगे कि आपकी शुरुआत कहां से हुई। अब धर्मपा जी को मैं अगर ये पूछूंगा अपने एपिसोड में, तो सबको पता है, सालों से वो इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, बच्चन साहब हैं। तो पर उस समय चैनल ने कहा कि ऐसे कौन आएगा आपके लिए इंटरव्यू करने, तो कुछ टीवी आर्टिस्ट के उन्होंने नाम लिए जिनके साथ मैं काफी काम भी कर चुका था। तो मैंने कहा वो मेरे साथ काफी काम भी कर चुके हैं, मुझे कुछ किसी बड़ी सेलेब के साथ शुरू करना है, जो जिनको मैं भी सालों से एडमायर करता हूं, या जैसे धर्मपा जी के पास उस समय हमारे पास कोई आने को तैयार भी नहीं था, क्योंकि शो का किसी को पता नहीं था कि क्या है, कौन आएगा, इसमें कैसा शो होगा। तो मैं धर्मपा जी के पास उस समय गया, तो वो पहला जो एपिसोड था वो फिल्म प्रमोशन के लिए नहीं था। धर्मपा जी ऐसे ही आशीर्वाद देने आए थे मुझे, मेरा उनके साथ बड़ा प्यार है। तो लेकिन जब वो एपिसोड टेलीकास्ट हो गया, तो बेटे की तरह, जी जी जी, बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूं। और जब वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, तो उसके बाद सडनली सबका ध्यान खींच लिया उसके एक एपिसोड ने, रिपीट टेलीकास्ट चला उसका, तो पहले एपिसोड से उसका बड़ा हवा हो गई। तो उसके बाद फिल्म वालों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया कि अच्छा, हम भी आना चाहते। तो हम लोग तो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे फिल्म स्टार्स आए, हमारा शो एक लेवल और ऊंचा जाए। तो अब क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो कोई भी फिल्म स्टार है, सब अगर कोई शूटिंग कर रहा है या कोई विदेश में शूटिंग कर रहा है, तो कोई क्यों आएगा टाइम निकाल के। लेकिन जब उनकी फिल्म आती है तो उनको भी प्रमोशन की जरूरत होती है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे शो में आते हैं। तो धीरे धीरे करके ये चलन हो गया कि अच्छा, फिल्म स्टार की किसी की कोई फिल्म आ रही है तो चलिए आइए, आपकी फिल्म भी प्रमोट हो जाएगी। और सिर्फ मैं फिल्म की बातें नहीं करता, उनमें हम लोग अपनी जो नॉर्मली जनरल बातें होती हैं वो भी करते हैं। धीरे धीरे ये ऐसा हो गया। एक बार एक साउथ इंडियन स्टार तेजा रामचरण, तो वो आए, तो वो पहले आना नहीं चाहते थे। वो झलक दिखला जाना होस्ट कर रहा था, तो प्रियंका चोपड़ा और वो दोनों उस फिल्म में उस फिल्म को प्रमोट करने आए थे। तो प्रियंका तो आई रही थी, तो वो कह रही थी रामचरण नहीं आना चाहते।
तो मैंने उनको कहा कि क्या हुआ, तो मैं ही होस्ट था झलक में। कहते यार मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, और क्योंकि हमारे साउथ में तो ऐसा है ही नहीं, हम लोग तो हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारी फिल्म आ रही है, तो लोग इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं हमें, तो वो आते हैं देखने। तो फिर वो कंफर्टेबल हो गए मेरे साथ बातें करते करते। मैंने कहा आप आइए हमारे शो में, और वो आदमी आके बाद में जो खुला है वहां पे, क्योंकि एमबीएस हम लोग ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि वो भी आदमी कंफर्टेबल हो जाता है। जी जी जी, कंफर्टेबल हो जाता है, और उसको लगता है कि जो बात हो रही है वो वाकई बड़े लाइट नेचर में हो रही है। कपिल, मुझे ये बताइए कि जो पूरा का पूरा आपका स्ट्रगल रहा है लाइफ का, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा आपने कैसे शुरुआत की, सब जानते हैं, अमृतसर से कैसे आगे बढ़े सब जानते हैं, आपने किस तरह की विपरीत आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया सब जानते हैं, लेकिन सोनी पर शो बंद होना ये आपके लिए कितना बड़ा सेटबैक था, और सुनील से झगड़ा होना जिसके बारे में कई कहानियां कही गई, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ आपने क्लैरिफाई भी की, लेकिन जितनी कहानियां कही गई उससे क्या आपको लगता है कि आपके कैरियर पे, आपकी इमेज पे कोई दाग पड़ा है? सर मैं एक्चुअली पर्सनली ये सोचता था कि जो भी हुआ गलत हुआ है, और पर मुझे अगर ये लगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ किसी भी चीज के बारे में, अच्छा है कोई तो उसके बारे में बहुत सोचता हूँ कि चलो अगर कुछ बुरा हुआ तो उसके बारे में बहुत ज्यादा, इसी वजह से मुझे लगता है मेरी हेल्थ वेल्थ भी इसीलिए सब डिस्टर्ब हो गया था मेंटली। तो पर हाँ, मुझे ये भी लगता है कि यार मैं भगवान तो हूं नहीं, जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग टीवी पे आते हैं, पॉपुलर हैं, इसलिए हमारी खबर फैल गई कि अच्छा ये लोग झगड़ा किया, ये आपस में हुआ। और मुझे लगता है कि हर किसी के साथ होता है, हर कोई यार दोस्त जो 24 घंटे साथ में रहते हैं, मेरे लिए तो मेरे परिवार की तरह ही वो लोग, क्योंकि मेरा सारी फैमिली अमृतसर में रहती है, मैं सारा दिन ऑफिस में निकालता हूँ, ऑफिस से फिल्म सिटी में हम लोग गए, अपना शूट किया, साथ में मेरे ख्याल से 8-10 घंटे हम लोग रोज साथ में बिताते हैं। तो जब आप एक परिवार की तरह रहते हैं तो हो जाती हैं चीजें, और मैंने ज्यादा दिल पे ले लिया था, तो इसी वजह से मैं मेंटली भी डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद ये शो मैं कर नहीं पा रहा था, कि मुझे लगता था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे लगता है कि अब वो चीज बहुत खबर पुरानी हो चुकी है, तो मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ सुनील से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, और मैं चाहूंगा अभी कि वो साथ में आए, दोबारा हम लोग दोबारा शो शुरू करें, और बस भूली बिसरी यादें, पुरानी बातें। पर वही फिरंगी कल जब मैंने देखा रात में जी, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि सोनी आपको फिर से लेके जरूर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, हम लोग जल्दी शो शुरू कर रहे हैं, अभी मतलब ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है, पर नहीं प्लान। जी जी, ये लेकिन ये जो रिलीज हमारी फिल्म की हो जाए उसके बाद भी 8-10 दिन तक कुछ काम धाम रहते हैं, फॉर्मेलिटीज वो सारी फ्री हो जाए, उसके बाद जल्दी लेके आएंगे सर। और क्या कर सकते हैं हम, और कुछ आता ही नहीं। हंसा तो सकते हैं ना, शायद सबसे बड़ी हाँ, चीज वही करेंगे, कुछ ना कुछ लेके आते हैं दोबारा। और सोनी पर सुनील ग्रोवर शो में आपके साथ होंगे? जी मोस्ट वेलकम। मैं तो हमेशा, मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि यार साथ में करते हैं, हम लोगों की स्ट्रेंथ है, हम साथ में करते हैं, तो क्योंकि कोई भी 2 लोग या 4 लोग अच्छे हैं, वो सब साथ में होते हैं, तो फिर आपका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो अच्छी बात है, साथ में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगा सोनी ने आपको हटाया, एक नया सीरियल लाया, ड्रामा कंपनी, और कपिल को रिप्लेस करने की कोशिश की, ऐसा आप मानते हैं? सोनी ने नहीं हटाया एक्चुअली, ये भी खबर गलत है, मैंने खुद बंद किया। अच्छा, वो नहीं चाहते थे कि शो बंद जी जी, और मेरे शो के उनको मतलब पहली बार मतलब ऐसा होता है कि जैसे जिस तरीके से हो रहा था, शूट कैंसिल हो रहे थे, कोई भी चैनल बर्दाश्त नहीं करेगा, पर सोनी ने हमेशा सपोर्ट ही किया है, नहीं तो मैं सबसे पहला होता जो बोलता कि नहीं इन्होंने बंद किया है, पर उन्होंने नहीं बंद किया। वो शो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शो इतना प्रेशर लेके शो भी सफर करे और मेरी हेल्थ भी सफर करे, तो वो मेरा ही डिसीजन था शो को ऑफर करने का। और अब क्योंकि मेरी फिल्म जब रिलीज हो जाएगी तो मुझे कोई और इसके अलावा और कोई काम नहीं है, तो फिर मैं फुली फोकस करूंगा अपने शो पे। कपिल, अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपसे पूछता हूं जो आपके बारे में बड़ी फेमस है और आपके शोज में हमेशा दिखाई देती हैं। अच्छा। मुझे अब बताइए, आप 1990 के मैच को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं। आप खिल्ली नहीं, मतलब एक जोक करते हैं, बड़े अच्छे दोस्त है मेरे नवजोत भाई। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वो 1990 का मैच कपिल ने एक बार भी देखा है? मैंने देखा नहीं था एक्चुअली, मैंने पकड़ लिया यहाँ पे जी हाँ, मैंने नहीं देखा था, मैं आपको बताता हूँ उसका किस्सा क्या है। मैं जब ये कैरेक्टर करने वाला था पहली बार, तो मैंने कहा कि एक ऐसा कैरेक्टर है कि मैंने कहा ये बदतमीज सा कैरेक्टर जिसको कोई चीज पसंद नहीं आती और ये हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा। तो मैंने कहा यार, मेरे जो राइटर हमारी टीम में थे, मैंने कहा सिद्धू जी का कोई ऐसा किस्सा है जिसमें पहली बार पे आउट हो गए हो या ऐसा कुछ हुआ हो? तो कहते हाँ भी निकाल लेते हैं। उन्होंने गूगल किया तो निकला एक मैच कि पहली गेम पे आउट हुए थे। तो ये आदमी, फिर मैंने ये पकड़ ली ये बात कि हर बार जाएगा सिद्धू जी को बोलेगा कि ये मैंने आपका मैच देखा था। तो क्योंकि आप सीधा सीधा बोलोगे सिद्धू जी आप आउट हो गए, तो शायद आदमी को गुस्सा आ जाए। अगर बेवकूफ सा कैरेक्टर कोई आगे ऐसी बात करता है तो उसका हंसी मजाक में निकाल देते हैं।
तो तब ये शुरू हुआ था किस्सा, वो आज तक चल रहा है। उसके बाद लोगों ने मुझे भेजना शुरू किया उसका क्लिप कि अच्छा ये देखिए इस मैच में आउट हुए थे। तो हाँ, वो भी इंजॉय करते हैं, सुन के उनको भी अच्छा लगता है। भूल चुके थे आपने और सिद्धू जी ने एक साथ बैठ के देखा है कभी उस शॉट को? नहीं, मैंने नहीं देखा साथ में सिद्धू जी के, पर हाँ सिद्धू जी ने तो खैर खुद ही खेला है, उनको तो पता ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चा यादव की भैंस और गाय आपके शो में बड़ी प्रसिद्ध है जी। अब मुझे बताइए कि अगर सैलेड खाने से कोई पतला हो जाता है तो बच्चा यादव की भैंस अभी तक क्यों नहीं पतली हो गई होती? जो आदमी खुद ही नहीं पतला हो रहा है तो उसकी भैंस कहां से पतली होगी? भैंस एक्चुअली, हाँ भैंस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, इंटेलेक्चुअल बात। हाँ। ये भैंस एक्चुअली सर, ये कॉमेडी में इंटेलेक्ट भी ढूंढना पड़ता है कभी। जी जी, मैं इस पर सर्च करूंगा सर। एक्चुअली वो तो खाते ही सैलेड है। किसको शानदार कि भैंस में भी जेनेटिक प्रॉब्लम होगी सर शायद, है ना? उनकी जो माँ बाप हैं, आई मीन भैंसा मदर या जो उनके भैंसा फादर है, वो भी शायद हट्टे कट्टे हैं, शायद में भी इस वजह से होता होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप अंग्रेजी में इतना तंग हाथ क्यों है आपका? I heard you can walk English, you can talk English, you can live English. सर मुझे ऐसे लोग बोल देते हैं, sound English. ये क्यों नहीं पूछते कि मेरा तमिल में हाथ क्यों तंग है, मेरा मलयाली में क्यों तंग है? एक्चुअली अभी नहीं है सर, मैं आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स नॉन स्टॉप। पर अब मुझे था कि यार अगर मैं किसी आदमी से, अगर मैं कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ, सामने से बहुत सारी हमारी हीरोइंस जो हीरो आते हैं वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, व्हेन आई स्टार्टेड माय शूटिंग देन आई फेल्ट लाइक दैट। तो मैं कहा अगर मुझे समझ ना आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इससे पहले सरेंडर कर दो, तो खुद ही बता दो अपने बारे में और खुद ही अपना मजाक उड़ा लो, इससे पहले कि कोई और बनाए। तो वो चीज वर्क भी करती है। तो उसके बाद में मैंने ऐसे ब्रेट ली आए हमारे शो में, जैकी चैन आए, बहुत सारे ऐसे स्टार्स आए, फॉरनर्स आए, तो उनके वो मुझे एक्चुअली अभी ना ज्यादा मजा आता है। कोई इंग्लिश स्पीकिंग आदमी आए तो मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो गलतियां नहीं निकालते। ये हमारे लोग हैं जो सेंटेंस में पकड़ लेते हैं, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। गोरे लोग फीलिंग समझते हैं, बस ठीक है बोल दिया इसने तो ठीक है, फीलिंग समझ। मेरे पहले सवाल को ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पकड़ लिया था, वो सब आगे चलते हैं। अब ये बताइए कपिल, आप कि जब आप इस तरह के कैरेक्टर्स बनाते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स निभाते हैं और जब असली जिंदगी में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा वॉइड फील होता है, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक डिस्टेंस सा फील होता है अपने आप से और उस कैरेक्टर से। कहीं आपको लगता है कि पर्दे के पीछे मैं वो कैरेक्टर नहीं हूं जो पर्दे के पीछे हूं? नहीं, हाँ जाहिर सी बात है, हम लोग जो करते हैं वो हमारा प्रोफेशन है, हम लोगों को हंसाने के लिए कर रहे हैं। वैसे कैरेक्टर सोसाइटी में होते हैं सर, अपनी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम ऑब्जर्व भी करते हैं। और हाँ, मुझे ये लगता है कि कैरेक्टर सीरियस भी होते हैं, कुछ गुस्से वाले लोग भी होते हैं, कुछ फनी होते हैं, लेकिन हमारे काम के अकॉर्डिंग हम लोगों को सिर्फ वैसे ही ढूंढने होते हैं, या वही ऑब्जर्व करने, या वही दिमाग में रखने हैं, उन्हीं को मेमोरी में रखना है जो हमें फनी लगे हैं। तो हम सोचते हैं कि अच्छा यार ये फनी कैरेक्टर है, तो अगर हम इसको इसको इनेक्ट करके अगर टीवी पे दिखाएं और अपनी मनगढ़ंत स्क्रिप्ट सुनाएं। जैसे मैंने एक बूढ़ी अम्मा का कैरेक्टर किया था, कॉमेडी सर्कस में किया था, जो बड़ा तीखी आवाज में बोलती है। तो वो मुझे लिफ्ट में मिली थी एक अम्मा, बहुत मेरे ख्याल से 90 ईयर्स के आसपास होंगी वो। तो ऐसे मुंह उनका पिलपिला इतना क्यूट लगे मुझे, तो मैं दिल करे उनके मैं गाल खींच लूं पकड़ के। फिर मुझे लगा पता नहीं किसकी अम्मा है, तो वो हमारे साथ लिफ्ट में जा रही थी, तो कुछ तो फ्लोर का हुआ गड़बड़, मैंने उसका ये दबा दिया, जल्दी कहते है यानी मैं नीचे उतरना था तो मुझे ऊपर ले आया। तो मैं कहा अम्मा जी चलो अच्छी बात है, ऊपर ही आए हैं, नीचे तो नहीं। तो मुझे उनको एक दो लाइनें इतनी अच्छी लगी है, मैं सोचता रहा कि उनको क्या करे। फिर मैंने एक एक्ट में किया कॉमेडी सर्कस में, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। तो ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहते हैं सर। पर कीन ऑब्जर्वर हैं जो एक्चुअली, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कीन ऑब्जर्वर हूं, पर मुझे लगता है कि ऐसे स्पेशल लोग होते हैं जो आप अपने आप को नोटिस करवा जाते हैं अपने किरदार से। तो ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे शमशेर का भी हमने कैरेक्टर किया था, तो वो भी ऐसे ही ऑब्जर्व हुआ था। मैंने एक ऐसे पुलिस अफसर को देखा था, ऐसी भारी भरकम आवाज थी उनकी, तो मुझे बड़ा फनी लगा। मैंने कहा मैं तो डर रहा हूं इस समय क्योंकि हम पकड़े गए हैं, तो अदरवाइज ये बंदे कैरेक्टर बड़ा फनी है। मैंने बहुत बार वो किस्सा सुनाया भी है। हाँ, पर ऐसे मिल जाते हैं लोग। चलिए चलते चलते दो तीन बड़ा फनी से सवाल हो जाए आपसे। मुझे बताएं कि गूगल से आपको सबसे बड़ी शिकायत है कि गूगल जो है सब कुछ ढूंढ देता है, लेकिन मंदिर में खोई आदमी की चप्पल नहीं खोज पाता है। तो आने वाले समय में आप इस पर कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस करने वाले हैं क्या? सर अगेन आपने बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया है। गूगल एक्चुअली, हाँ मतलब अब इसका क्या जवाब दें सर। मंदिर से चुराई हुई चप्पल नहीं ढूंढ सकता,
हाँ, वो मुझे लगता है भगवान ही ढूंढ सकता है, भगवान को ही पता होगा। पर हाँ, ऐसा होता है अभी भी सर, लोग चुरा लेते हैं चप्पलें। मुझे लगता है भगवान देता है उनको जिनके पास चप्पल नहीं पहनने की, जो जिसको भगवान देता है, फिर गूगल कौन होता है उसको ढूंढने वाला? भगवान जाओ, प्रसाद समझ के ले जाओ। अच्छा, एक सवाल और कि अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए जी नायक फिल्म की तरह, जैसे नायक में अनिल कपूर जी सीएम बन गए थे, जी, तो आप क्या करेंगे? सर मुझे लगता है कि मैं आम नागरिक हूं, उसके बावजूद मेरे साथ इतनी कंट्रोवर्सी जुड़ती रहती है। मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं थोड़े समय के लिए वेकेशन पे चला जाऊंगा कि एक दिन बाहर ही निकाल आओ ताकि कुछ करना ना पड़े। नहीं, पर अगर आपने सीरियसली पूछा है तो मैं एक्चुअली नायक फिल्म की तरह ही करने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है फिल्में असली जिंदगी से बहुत अलग है। कुछ नहीं हो पाएगा सर एक दिन में, कुछ नहीं। आप देख लो ना कि अगर हमारी नई सरकार बनती है, 4-4 साल निकल जाते हैं, लोग फिर भी बोलते हैं कि अच्छा, जो अपोजिशन वाले होते हैं या जिन्होंने विरोध करना है वो ये बोलते हैं कि 4 साल हो गया, ये नहीं हुआ, या फलाने ने 10 साल राज किया, उसने कुछ नहीं किया। तो एक दिन में मैं बन के क्या कर लूंगा? मुझे नहीं लगता कुछ कर लूंगा। तो मैं एक दिन बन के लोगों से यही कहूंगा कि भाइयों, जैसे आज मैं बनाऊं, आप भी आओ, एक दिन के लिए बन लो, देख लो आप क्या कर सकते हो। कुछ नहीं होता एक दिन में। सो मुझे माफ करो। 2 सवाल लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी रिलेशनशिप को गिनी के साथ सोशल मीडिया पर ओपन किया है, तो कब होगा बैंड बाजा बारात? सर पता नहीं, ये तो ऊपर वाले जाने। मैं हमेशा, मुझे जब भी लोग पूछते हैं, मैं कहा मेरा तो बचपन से ही बड़ा मन था कि शादी करें। कहाँ पढ़ाई करा रहे हैं, हमें मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो पर करते करते अभी इतनी उम्र हो गई है, मुझे लगता है ऊपर वाला ही तय करेगा कब होगी। आप तो सलमान भाई की तरह बोल रहे हैं। हाँ, मतलब हर आदमी और क्या बोलेगा इंसान कि कब कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाले के हाथ में होता है ये। मेरा तो बड़ा दिल करता है, मेरा दिल करता है 4-5 करूं सर। 4-5 नहीं एक संभाल बातें एक्चुअली हाँ, शादी ऐसी चीज है एक ही आदमी संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। कभी चलते चलते अगर एक दिन के लिए आपको भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बड़े टफ सवाल पूछ रहे हैं सर आप। एक दिन के लिए भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ टफ नहीं है। तो कुछ नहीं, मैं कैप्टनशिप करूंगा। मैं बोलूंगा कि मैं कैप्टन हूं, तो आप सब लोग खेलो। मैं तो नहीं खेल सकता क्योंकि मैं कैप्टन हूं, मैं डिसीजन ले सकता हूं। क्योंकि जब मेरा नाम ही कपिल है सर, बाकी मेरा हाथ बड़ा टाइट है। मेरे फादर साहब ने नाम रख दिया था कपिल पाजी जब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे 83 में। तो उससे पहले 2 साल तक मैं बिना नाम के घूमता रहा। मतलब छोटा नहीं बोलते घर को, छोटा बेटा तो छोटू बुला लिया, छोटे बुला, बड़ा बुला तो उसको बड़े बुला लिया। तो 2 साल तक मेरा ऐसे ही था नाम। ये तो वर्ल्ड कप जीत के आई जब इंडियन क्रिकेट टीम, तो मेरे डैडी ने खुश होकर रख दिया उनके नाम पे कि इसका नाम भी कपिल रखते हैं। रख देते हैं माँ बाप कभी कभी। और आपको क्रिकेट का भी उतना ही शौक है? मैं देखता हूं सर कुछ खास मैचेस, इतना हार्डकोर फॉलोअर नहीं हूं मैं, पर जब स्पेशल कुछ मैच होते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं या इंडिया पाकिस्तान के होते हैं, चलो वो जरूर देखते हैं। आप भले से क्रिकेटर को फॉलो ना कर रहे हो, लेकिन क्रिकेट वाले आपको फॉलो जरूर कर रहे हैं कि सिंधु साहब और आपकी बॉन्डिंग कितनी दिलचस्प है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक हरविंदर सिंह हमारे प्लेयर थे, हमारे कॉलेज से ही वो सिलेक्ट हुए थे तभी इंडियन क्रिकेट टीम में। भज्जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये भी पाजी, सुरेश रैना, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, सब शोज देखते हैं हमारे, सब हंसी मजाक करने वाले बड़े शौकीन लोग हैं वो। तो सबसे अच्छी दोस्ती है, पर खास मैच होते हैं तो मैं जरूर देखता हूँ। चलिए, दुनिया का सबसे कठिन और आखिरी सवाल जी, कि मुर्गी पहले आया कि अंडा? उस पर रिसर्च हो चुका है बाद में। सच्ची में सर? हाँ सर, ये एक्चुअली बड़े सालों से ये सवाल घूम रहा है। अभी तक किसी ने जवाब दिया नहीं किसी ने कि मुर्गी पहले आएगी या अंडा, पर रिसर्च हो चुकी है। हाँ, लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई, पर कैसे आई? मुर्गा कहां से है उसके साथ, ये भी दिक्कत है। सीरियस हो गया सर मैं। वैसे कोई सीरियस, आप न्यूज वाले, आपको तो पहले खबर मिल जाती है क्या? किस वैसे कौन आया था पहले? बड़ा प्रिलिमिनरी रिसर्च हुआ जिसके आधार पर मुर्गी के पहले आने की बात कही जा रही है, लेकिन वो अधूरा है। इस पर पूरा रिसर्च होना बाकी है। जैसे कपिल शर्मा पे भी पूरा रिसर्च होना बाकी है। कपिल, आप हमसे जुड़े और आपने हमसे बातचीत की, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका फैन नहीं, एक पंखा नहीं, बहुत बड़ा एसी हूं और हमेशा ही वही रहूंगा। तो ये थे कपिल शर्मा जिन्होंने दिल खोलकर अपनी बात, अपने राज और फिरंगी की बातें अपने साथ शेयर की। उनका ये कहना है कि बड़े पर्दे पर पारी खेलने के बाद, बड़े पर्दे पर दूसरी पारी खेलने के बाद, बड़े पर्दे पर वो छोटे पर्दे पर फिर नजर आएंगे अपने शो के साथ, एक नए रंग में, एक